हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। इस क्लास 9 फिजिक्स के सीरीज में मैं लेकर आ गया हूँ एक और न्यू चैप्टर, डेट इज ग्रेविटेशन। मैं इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ाऊंगा ही नहीं बल्कि इस चैप्टर की फील भी करवाऊंगा। आपको लगेगा हाँ यार, ग्रेविटी जैसी चीज रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, फ्री फॉल, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, थ्रस्ट एंड प्रेशर, बॉयंसी फोर्स, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एंड लास्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इसके साथ साथ मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाने वाला हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आपको जो है पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। हर एक टॉपिक को इमेजेस, डायग्राम्स एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई एम टोटली श्योर कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, कि हम जो है रियल लाइफ में जो है हम ग्रेविटी कहाँ कहाँ देखते हैं, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल से उसके थ्रू हमें लगेगा कि हाँ यार, ऐसी चीज जो है शायद इसके वजह से हो रही होगी। ठीक है, देखो आपने जो है सुना होगा कि हमारा जो जितने भी प्लेनेट हैं वो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं, राइट। ठीक है, या फिर आपने जो है किसी भी एप्पल ट्री से जो है एप्पल को जो है गिरते हुए देखा होगा, या फिर कोई भी चीज को जो है ऊपर से जो है नीचे गिरते हुए देखा होगा, या फिर जब हम किसी बॉल को जो है ऊपर हम फेंकते हैं तो वो कुछ समय के बाद जो है नीचे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सारी चीजें जो हो रही है ना, वो इन सभी चीज के पीछे जो है ग्रेविटी का ही हाथ है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो हमें जो है इस तरीके का फिनोमेना हमें देखने को नहीं मिलता। लेट सपोज अभी आप जो है वीडियो को देख रहे हैं, मैं ऐसा मान रहा हूँ। ठीक है, और आप जो है अगर आप पेन ले रखे हो अपने पास, तो उस पेन को जो है जरा आप ऊपर फेंकिए। ठीक है, जब वो आप उस पेन को जब ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ समय के बाद जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये जो नीचे आया वो क्यों आया, जरूर न जो है, अब देखो ये नीचे आ रहा है मीन्स इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है ना। क्योंकि मैंने बताया इससे पहले वाले चैप्टर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है मोशन तभी आता है जब उसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, अब देखो आपने ऊपर फेंका अपने पेन को और वो पेन जो है आपके पास आ गया, है ना। तो वो जो नीचे आया है ना, जरूर इसको जो है किसी ने जो है फोर्स लगाया होगा तभी जो ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसी फोर्स के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये सारे जो तीनों के तीनों मैंने आपको जो केस दिखाया, ये तीनों केस में जो है एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो फिनोमेना है वो हमें ग्रेविटी के कारण हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। आगे जो है हमसे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब वो सर्कुलर पाथ में घूमता है तो वो क्यों घूमता है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जरा हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके ऊपर जो है एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है, देखो मैंने आपको जो है ना सेंट्रीपिटल के अलावा जो एक दूसरा फोर्स बताया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपको मैंने वहां पर बताया था चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में। एक टॉपिक था जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। उस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जब मैंने वहां पर बताया था, है ना, जहां पर जो है दो मिक्सचर के दो कंपोनेंट के बीच में जो डेंसिटी डिफरेंस होता है, तो वहां पर जो है क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की वजह से जो है दो जो है उनकी जो लेयर है वो डिफरेंस आ जाती है, उनकी लेयर में डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण हम क्या कर रहे थे वहां पर, हम जो है मिल्क से जो है क्रीम को निकाल रहे थे, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन। हम जो है मिल्क को जो है क्या बोलते हैं मथ रहे थे मथनी से, तो क्या हो रहा था कि हमारा जो मिल्क का जो मलाई था, मीन्स जो हमारा क्रीम था वो ऊपर आ गया था, मिल्क नीचे रह गया था, है ना। तो उस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन पड़ा था जो कि क्या करता है, सेंटर से रेडियली आउटवर्ड जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। वहां पर मैंने वॉशिंग मशीन का केस दिखाया था जहां पर मैंने बताया था कि किस तरीके से वॉशिंग मशीन जो है, वॉशिंग मशीन में जो है कपड़ा सूख जाता है, तो वहां पर मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, है ना। उसी का एक छोटा भाई है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब जैसे कि वहां पर मैंने बताया था कि सेंट्रीफ्यूगेशन में जो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो रेडियली आउटवर्ड लगता है, मीन्स सेंटर से जो है दूर लगता है।
ठीक है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना, तो इसके ऊपर जो है एक जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और एक लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में घूमता है। ठीक है, आप क्या करना है, एक रस्सी लेना, उस रस्सी के एक एंड में जो है एक पत्थर बांध देना। ठीक है, और दूसरे एंड से जो है उसको घुमाना कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में जो है घूमने लगेगा। ठीक है, क्या करेगा, वो सर्कुलर पाथ में जो है वो घूमने लगेगा। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है, तो उसका रीजन है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। मीन्स ये जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपके दिमाग में जो है क्वेश्चन आ रहा होगा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ पर कौन लगा रहा है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, हमारा ये जो टेंशन। अब बोलोगे यार ये टेंशन जैसी की चीज क्या है, एक तो वैसे ही हम पढ़ पढ़ के टेंशन में रहते हैं, अब ये टेंशन एक और नई चीज आ गया है ना। तो ये टेंशन कुछ और नहीं बल्कि किसी रस्सी में जो फोर्स लगता है ना उसी को हम कहते हैं टेंशन। जब आप किसी रबड़ को खींचते हैं ना, तो खींचने के बाद जो है ना उसके अंदर जो है ना एक फोर्स लगने लग जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो है वो वापस अपने शेप में आ जाता है। ठीक है, तो वो जो फोर्स को जो है ना हम कहते हैं क्या, टेंशन। ठीक है, ये जो है अक्सर जो है स्ट्रिंग में लगती है, स्ट्रिंग में हो गया, रबड़ में हो गया, इन सब में जो है ना कि जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है, तो इस टेंशन फोर्स के वजह से जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है इस ऑब्जेक्ट को, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो है ये ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पर जो है, अगर मान लो कि यहाँ पर जो है ना रस्सी टूट गई, तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगी, तो ये जो है हमेशा जो है सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल जो है ऑब्जेक्ट जो है क्या जाएगा, जो है फॉल करेगा। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर रस्सी टूटी नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये इधर जाके गिरेगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर रस्सी टूटी होती तो इसका टेंजेंट बना दो, इस सर्कुलर पाथ पर टेंजेंट बना दो, तो ये जो हमेशा जो है इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर यहाँ पर अगर टूटी होती तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाता, इस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कोई जो हम जो है थ्रेड से जो है, जब वन एंड के थ्रेड से जो है हम जब किसी ऑब्जेक्ट को जो है बांध देते हैं और उसको जब हम घुमाते हैं तो वो क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। और अगर रस्सी टूट गई तो वो हमेशा जो है क्या करेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो है मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट, जो एक लड़का है वो जो है क्या करता है, एक एंड से जो है एक पत्थर बांध देता है और उसको जो है गोल गोल घुमाता है। तो बताइए अगर मतलब अचानक जो है अगर रस्सी टूट जाती है तो वो ऑब्जेक्ट जो है किधर की तरफ मूव करेगा, तो हमेशा जो है सर्कुलर पाथ जो जिस पाथ में वो घूमेगा ना उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, उस टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो है क्या करेगा, टेंजेंशियल जो है ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक चीज याद रखना है यहाँ पर कि कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो है उसके पास जो है एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। ठीक है, यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है, यहाँ पर जो है स्ट्रिंग जो है वो टेंशन लगा रहा है और ये टेंशन फोर्स की वजह से जो है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इस वजह से जो है ये स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। यहाँ तक तो हमें समझ में आया, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर बताओ, हमने सुना है कि अर्थ के बाहर जो है ना बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, वो क्या करती है, गोल 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 घूमते रहती है अर्थ के। तो यहाँ पर क्या ये सैटेलाइट क्या ये रस्सी से बंधे हुए होते हैं क्या, तो इसका आंसर है नो। यहाँ पर अब यहाँ पर कोई रस्सी बंधा नहीं है, इसका मतलब कि टेंशन नहीं लग रहा, टेंशन नहीं लग रहा इसका मतलब है कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा। तो फिर ये सर्कुलर पाथ में कैसे मूव कर रहा है। अभी अभी तो आप बता रहे थे कि किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है, पर यहाँ तो बोल रहे हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग ही नहीं रहा। जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग ही नहीं रहा तो फिर ये सर्कुलर पाथ में कैसे घूम रहा है ना, आपको क्वेश्चन यही है ना। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो है सर्कुलर पाथ में इसलिए घूम रहा है क्योंकि हमें पता है कि अर्थ के बाहर जो है हमें जो क्या देखने को मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिरता है। मीन्स सभी ऑब्जेक्ट को जो है अर्थ जो अपनी तरफ खींचता है। इसी वजह से जब आप किसी पेन को ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ समय बाद नीचे आ जाता है। या फिर हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट हैं वो सर्कुलर पाथ में इसी वजह से घूम रहे हैं क्योंकि सन जो है सभी प्लेनेट को अपनी तरफ खींचता है, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो है सारे के सारे प्लेनेट जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर भी यही चीज हो रहा है कि अर्थ क्या कर रहा है, ये इस सैटेलाइट को जो है अपनी तरफ खींच रहा है, और इस ये जो खिंचाव है इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। और मैंने बताया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो वो क्या करता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। इस वजह से जो है ये जो सैटेलाइट है या फिर जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं अर्थ के बाहर, वो अर्थ के सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। और वो घूम क्यों रहे हैं, क्योंकि अर्थ जो है उन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर केस। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ठीक है, आपने ये तो बोल दिया कि हमारा जो है जितने भी सैटेलाइट घूम रहे हैं अर्थ के चारों तरफ, वो क्यों घूम रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ जो है सभी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में घूमता है। देखो मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पर जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स ही जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से ही जो है ये सैटेलाइट जो है गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में क्या है, हमें पता है कि हमारा अर्थ या फिर जितने भी प्लेनेट है वो क्या करती है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, घूमती है, सही बात है। अब एक बात ये बताओ कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ क्यों घूम रही है। तो इसका भी रीजन यही है कि सन जो है सभी प्लेनेट को अपनी तरफ खींचता है, उसी में से जो है हमारा प्लेनेट भी आता है, तो प्लेनेट को भी जो है अपनी तरफ सन जो है खींचता है, और इस खिंचाव को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही जो है ये अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है। आया समझ में। और इसी तरीके से मून भी जो है, हमें पता है ना कि मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है, तो अर्थ का चक्कर जो ये मून लगा रहा है वो भी किसके वजह से लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही लगा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों केस समझ में आया, ठीक है। अब चौथा केस भी आपको समझ में आएगा। देखो कोई भी, हमने देखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है। हमने जो कार को देखा है सर्कुलर पाथ में घूमते हुए, सर्कुलर टर्न लेते हुए देखा है ना। तो अब ये बताओ कि ये सर्कुलर पाथ में यहाँ पर कैसे घूम रहा है, ये कार कैसे घूम रहा है, इनको कैसे मिल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले चैप्टर में, फोर्स वाले चैप्टर में, फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। और ये फ्रिक्शन जो है यहाँ पर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। सही है, अगर मैं बोलूँ तो ये सही बोल रहा हूँ मैं, कि फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, और इस वजह से ये कार जो है वो क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन क्या होता है, किसी भी दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन को अपोज करता है। इन सब के बारे में जो है मैंने चैप्टर, इससे पिछले वाले चैप्टर में मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपको फ्रिक्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि फ्रिक्शन के वजह से जो है ये सर्कुलर पाथ में घूमता है। बेसिकली जो फ्रिक्शन होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा रोड हो गया, और इस कार का जो हमारा टायर है उनके बीच में जो एक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। और जो फ्रिक्शन होता है वो सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। और इस फ्रिक्शन के वजह से ही जो है क्या होता है, ये कार सर्कुलर पाथ में घूम पाता है या फिर सर्कुलर टर्न ले पाता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी भी सर्कल के रेडियली इनवर्ट जो है लगता है, मतलब टूवर्ड सेंटर, सर्कुलर सर्कल के सेंटर की तरफ जो है फोर्स ये लगता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में
घूमता है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि टेंशन के फॉर्म में हो सकता है, टेंशन फोर्स के फॉर्म में। अगर किसी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, किसी स्टोन को जो है बांध कर जो अगर हम उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह जो काम करता है वो कौन करता है, टेंशन फोर्स काम करता है, जो कि स्ट्रिंग द्वारा लगाया जाता है। कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो वो क्यों घूम रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। हमारा अर्थ जो है वो सन के अराउंड क्यों घूम रहा है, क्योंकि सन जो है अर्थ के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही जो है ये घूम रहा है। मीन्स हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यहाँ पर जो काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। कोई कार अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो क्यों घूम रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है। टायर और रोड के बीच में जो है एक फ्रिक्शन लगता है, और ये जो फ्रिक्शन होता है वो सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगता है, मतलब कि रेडियली इनवर्ड लगता है। और इस रेडियली इनवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मीन्स यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है सारी चीजों को जो है अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, ये मानते हो, बिल्कुल। अब दूसरा मैं आपको बोलता हूं कि जिस तरीके से अर्थ जो है सारी चीजों को सभी ऑब्जेक्ट जो है अपनी तरफ खींचता है, उसी तरीके से क्या सभी ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ खींचते हैं क्या? समझ में नहीं आया, अच्छे से समझाइए। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एप्पल है, ठीक है, और यहाँ पर एक अर्थ है। मतलब अर्थ मतलब कि जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, मैं रह रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, है ना, उसके अंदर अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ है और अर्थ के अंदर जो है एक एप्पल है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि अर्थ जो है इस एप्पल को जो है अपनी तरफ खींच रहा है ना। अब इसी का उल्टा सोचिए आप कि क्या एप्पल भी जो है अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है क्या? क्या एप्पल भी जो है अर्थ को जो है एक फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है? क्योंकि इस यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है वो सभी के सभी जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। मीन्स अगर आप जिस टेबल पर पढ़ रहे हैं वो टेबल भी आपको खींच रहा है, आप भी उसको खींच रहे हैं। ठीक है, आपका पेन है तो आपका पेन भी आपको खींच रहा है, आप भी उसको खींच रहे हैं। ये यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सभी के सभी जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अब दूसरा सवाल ये होगा कि ठीक है, हमने एक चीज तो देखा है, ये चीज देखा कि जब भी हम किसी एप्पल के ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है। अब इसका रीजन आप ये बता रहे हो कि अर्थ जो है एप्पल के ऊपर जो फोर्स लगाता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो है एप्पल जो है नीचे गिर जाता है। अब आप फिर ये भी कह रहे हो कि एप्पल जो है वो अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। जब एप्पल जो है अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है तो अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ क्यों नहीं जा रहा? सही बात है, ये क्वेश्चन जेन्युइन है ना, और आना भी चाहिए कि आप ठीक है बोल रहे हो कि जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सभी के सभी जो है अर्थ को भी जो है अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अगर अर्थ को जो है ये एप्पल खींच रहा है तो ये अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं जा रहा, इस सेब की तरफ क्यों नहीं जा रहा है ना, यही है ना। तो ये ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो एप्पल के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगाया जा रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा रहा है एप्पल इस अर्थ के ऊपर, वो बहुत 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 कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसका वेट कम है। भाई एक एप्पल का वेट कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा जो होगा 100 ग्राम होगा, 150 ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। इस वजह से जो है यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ एप्पल के द्वारा जो लगाया जाता है अर्थ के ऊपर, वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू दिस। इसके द्वारा लगाया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा, इस वजह से हमें जो है रियल लाइफ में देखने को मिलता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अगर जो है कोई चीज जो है मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स यहाँ पर भी लग रहा है। एप्पल भी जो है इस अर्थ को जो है अपनी तरफ खींच रहा है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ये जो फोर्स है बहुत 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 कम है, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। इतना कम है कि ऐसा है कि मतलब कि ऐसा लगता है जैसे मान लो कि लग ही नहीं रहा है। ठीक है, इतना कम है फोर्स, इस वजह से जो है अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ मूव नहीं कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कि एप्पल जो है अर्थ की तरफ क्यों मूव करने लग जाता है, क्योंकि अर्थ जो है एप्पल को जो है बहुत ही तेजी से जो है अपनी तरफ खींचता है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना तेज लग रहा है वो क्यों लग रहा है? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। इस वजह से जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ मूव करती है, अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव नहीं करती है। ठीक है, आया समझ में?
आई होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखो सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था वो न्यूटन साहब ने दिया था, ठीक है। और अब समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया गया था न्यूटन के द्वारा, वो क्या था। देखो मैंने आपको अभी बताया कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सही बात है। मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, इस एप्पल को खींच रहा है, तो ये एप्पल भी जो अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। बट एप्पल जो इस अर्थ को खींच रहा है, जिसके कारण जो है अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ नहीं मूव कर रहा है। वो इस वजह से मूव नहीं कर रहा है क्योंकि जो एप्पल के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, इस वजह से जो है वो मूव नहीं कर रहा। बट एप्पल कर रहा है मूव अर्थ की तरफ, क्योंकि अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एप्पल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। इनका जो मास का जो प्रोडक्ट होगा, जैसे लेट सपोज हम ऐसा मान रहे हैं कि हमें जो है पता करना है, हमें पता है कि ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है, और हमें ये चीज भी पता है कि हमारा जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, सही बात है, ठीक है। अब जब हमारा जो अर्थ है, अर्थ जो है मून जो है वो अर्थ के अराउंड जो है घूम रहा है, ये हमें पता है, ठीक है। अब ये ऐसा घूम क्यों रहा है, जरूर ऐसा इसलिए घूम रहा है क्योंकि अर्थ जो है मून को जो है अपनी तरफ खींच रहा है, और इस खींचने के कारण जो है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो है ये मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूमना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसके अंदर जो है उसके ऊपर जो एक फोर्स लगना चाहिए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि क्या होना चाहिए, सर्कल के सेंटर की तरफ होना चाहिए, तभी कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में घूम पाएगा। यही मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर भी यही होता है कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड इस वजह से घूम पाता है क्योंकि अर्थ जो है मून के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है वो अर्थ की तरफ लगता है, इस वजह से जो है ये क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहता है कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेट सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम है, ठीक है, और ये जो मून का जो मास है वो स्मॉल एम है, ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि हमारा डी है, ठीक है। अभी जो डिस्टेंस है वो इनके सरफेस के बीच का डिस्टेंस नहीं है, इस अर्थ का जहां पर सेंटर होगा, इस मून का जहां पर सेंटर होगा, इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब कि अर्थ का जो सेंटर होगा एंड मून का जो सेंटर होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हमने यहाँ पर लिया है डी, ठीक है। तो न्यूटन जी कहते हैं कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो इन्होंने दिया उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कहा न्यूटन ने कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उनके मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मीन्स प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये उन्होंने कहा कि इनके जो मास का जो है प्रोडक्ट होगा उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर फोर्स लगेगा। एंड इन्होंने एक और बात बोला कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो दो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होगा उनके बीच के जो डिस्टेंस होगा उसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब पहले ये समझते हैं कि ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन क्या होता है, प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसको जरा हम समझते हैं। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको अगर फिजिक्स में दिखाई दिया, देखो आपको जो है ये चीज याद रखना है हमेशा, अभी पढ़िए या फिर अगले साल अगर 10th में जाएंगे या फिर आगे 11th में अगर आपने साइंस साइड लिया, तो आपको एक बात याद रखना है, ये चीज हमेशा ट्रू होगी कि जब भी हम फिजिक्स में जो है ना बात करेंगे ना, तो वहां पर जो है एक चीज हम टर्म इस्तेमाल करेंगे जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब है अभी हम इसको समझ लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ये होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी अगर घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। अगर
दूसरी बढ़ेगी तो पहली घटेगी, ऐसा है यहाँ पर। बट पहले वाले केस में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले केस में क्या है कि अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली भी बढ़ेगी, ये है मतलब। ठीक है, और यही बात जो है यहाँ पर जो है कही गई है कि ये जो फोर्स लग रहा है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, हमें पता है कि दो इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी जो है एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो सभी के सभी जो है एक दूसरे के ऊपर जो है फोर्स लगा रहे हैं। आप जो है टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, टेबल भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, बट वो दिखाई नहीं दे रहा है इस वजह से क्योंकि इनका फोर्स जो है बहुत ही कम है। ठीक है, बट अर्थ जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है मीन्स वो उस पर जो है अर्थ जो है अपनी तरफ जो है खींच रहा है, और ये जो खिंचाव है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, ये ज़्यादा फोर्स से जो है खींचता है सभी चीज़ों को, इस वजह से सभी चीज़ें जो है अर्थ की तरफ जो है मूव करने लग जाती है। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि जो हमारा जो फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो हम ये जो देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हैं, उनके मास का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर पहले ऑब्जेक्ट का अगर मास मान लो बढ़ा दिया जाए तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, या फिर दूसरे का अगर मास बढ़ा दिया जाए तो भी फोर्स जो है बढ़ जाएगा, अगर मास कम कर दिया जाए तो फोर्स भी जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इनके बीच में जो है दूरियां कम कर दी जाए, अगर इनके बीच में दूरियां कम कर दिया जाए, इनको पास पास कर दिया जाए, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको मैंने कम किया है तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। अगर मान लेते हैं कि इसको बढ़ा दिया, मान लीजिए कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है, अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस मैंने डबल कर दिया, 2D कर दिया, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही जो है न्यूटन जो है अपनी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो यहाँ पर मैंने बताया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये है हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी। देखो अब मैंने क्या कर दिया है, इन दोनों को मिला दिया, इनको जब मैंने मिला दिया है तो ये हो जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल फॉर्म, मीन्स फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, और जब एक और चीज यहाँ पर याद रखना कि जब भी फिजिक्स में जो है हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें जो है कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। इससे पहले वाला चैप्टर जब मैं फोर्स बता रहा था तो वहां पर जब मैंने फोर्स को डेराइव किया था तो वहां पर भी जो है मैंने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था और उस कांस्टेंट की हमने वैल्यू निकाला था, फिर उस कांस्टेंट को वहां से हटाया था, है ना। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर भी जो है हमने जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो इसकी जगह जो है हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और हमेशा फिजिक्स में जब भी हम जो है प्रोपोर्शनैलिटी साइन के साथ खेलेंगे तो जब भी हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जो हटाना पड़ेगा तो उसकी जगह हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, हम मैथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इस कांस्टेंट का हमने नाम रख दिया है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और बाकी जो है जैसा था वैसा ही हम लिख देंगे, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसका एक फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बन गया। मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट है तो हमें पता है कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है फोर्स लगाते हैं, डेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कैपिटल एम है और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्मॉल एम है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर।
और ये डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम जो है, ये जो है डी है। और ये जो डी कहाँ का डी है, ये उनके ऑब्जेक्ट के सेंटर का डिस्टेंस है ये, ठीक है। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर, उनके सेंटर के बीच में जो जो डिस्टेंस होगा ना उसको हम कहते हैं यहाँ पर डी, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से हमने जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है फॉर्मूला डेराइव कर लिया है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, हमने जो है ये जान लिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में डी स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। बट यहाँ पर जो है हमने एक और चीज इंट्रोड्यूस किया था, जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया था तो हमने जो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया था, और इसी कांस्टेंट को हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल जी। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की एक वैल्यू होगी, जैसे हमारा कांस्टेंट है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू नहीं चेंज होती, तो इनकी एक वैल्यू है ना। या फिर अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट बहुत पॉपुलर है जिसे बोलते हैं हम पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, यहाँ पर एक कांस्टेंट है ना, तो हर एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। उसी तरीके से जो है इस कांस्टेंट की भी वैल्यू होनी चाहिए, तो यस इसकी भी कांस्टेंट की वैल्यू होती है। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। अगर हमने ये तो देख लिया, बट हमें ये नहीं समझ में आया कि ये जो यूनिट आपने लगाया ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये क्या है, ठीक है। देखो तो ये क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखो अभी जो है हमने ये चीज सीखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन में डी स्क्वायर। ये हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से जो हम चाहते हैं कि इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो है यूनिट हमें पता चल जाए, कुछ नहीं करना। अब देखो ये फॉर्मूला है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो F इंटू डी स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m हो गया। अब जो है हमने क्या कर दिया, इस G को इधर ही रहने दिया और बाकी सबको जो हमने इसके नीचे रख दिया, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, सिंपल मैथ है और कुछ नहीं है। एफ डी स्क्वायर अपॉन में कैपिटल M एंड स्मॉल m हो गया ये, ठीक है। अब देखो फोर्स का जो यूनिट होता है, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है तो उसकी यूनिट तो न्यूटन ही होगा। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बता रखा है कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन ही होता है। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है तो फोर्स की यूनिट जो है वो जो होगी वही ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पर यूनिट जो हो गया वो न्यूटन हो गया। अब डिस्टेंस का एक लेंथ है, अब लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब नीचे आते हैं, नीचे हमारा मास है, तो मास की यूनिट क्या होता है केजी। अब ये केजी और ये केजी, तो केजी क्या हो गया केजी स्क्वायर। अब बोलोगे कि ये हो गया हमारा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब बोलोगे कि नहीं ये कुछ अलग दिख रहा है और ये मुझे अलग दिख रहा है, ये अपॉन में दिख रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ माइनस में दिख रहा है, तो भाई ये अलग नहीं है। क्या होता है कि जब भी कोई मैथ में जो है हमने ये चीज पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में, कि जब भी कोई अपॉन में लिखा रहता है और ये पावर में हो तो ये जब ऊपर जाता है तो वो उसका पावर अगर प्लस में है नीचे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इस वजह से जो है यहाँ पर माइनस है। तो ये चीज और ये चीज सेम ही लिखा हुआ है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि बताइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। आई होप आपको जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है डी डिस्टेंस पर होते हैं जिसका एक मास कैपिटल एम हो और दूसरा जो है स्मॉल एम हो, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ओके नेक्स्ट है हमारा फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ
ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है मूव करता है, अर्थ की तरफ मूव करता है, तो इसको हम कहते हैं फ्री फॉल। अर्थ की तरफ फॉल करता है तो इसको हम कहते हैं फ्री फॉल। फ्री का मतलब है सबसे फ्री हो जाना, मतलब कि इसके ऊपर फोर्स किसी तरीके का कोई और नहीं लगाएगा, सिर्फ अर्थ लगाएगा, धरती माता लगाएगी। तो जब किसी धरती माता फोर्स के वजह से जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है धरती की तरफ जब मूव करने लग जाता है, धरती की तरफ गिरने लग जाता है, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं फ्री फॉल। आया होगा आपको समझ में अच्छे से। लेट सपोज यहाँ पर जो है मैं आप खड़े हैं, ठीक है, और आप खड़े हैं और यहाँ से जो एक बॉल को फेंकते हैं। अब ये बॉल जैसे ही नीचे गिरता है तो अब देखिए इसके ऊपर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है ना। अब इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है तो इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा होगा, हमारी धरती माता लगा रही होंगी, है ना। अब ये धरती माता जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रही है और इस फोर्स की वजह से जो है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको फोर्स वाले चैप्टर में बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट तभी मूव करती है जब उसके ऊपर फोर्स लगती है। और अगर मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगता है, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि अगर फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक्सेलरेशन आना चाहिए, तो यस यहाँ पर भी एक्सेलरेशन आता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल से जो है नीचे गिरता है तो उसके अंदर जो है एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स का क्या नाम है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सेलरेशन आता है, और उसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं स्मॉल जी, ठीक है। और इस स्मॉल जी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो एक्सेलरेशन आया है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया है, इस वजह से इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर हम पता करते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होती है। देखो ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में बहुत अंतर है, ठीक है। क्या है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में बहुत अंतर है। ये जो कैपिटल जी एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन है एक, जो कि कब आती है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आता है, और उसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी एक कांस्टेंट है, स्मॉल जी एक एक्सेलरेशन है। वही वाला एक्सेलरेशन जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आता है, वही एक्सेलरेशन है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी लगा रही है, ग्रेविटी के वजह से लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स के वजह से जो है इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आई, और उस एक्सेलरेशन को हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही हम कहते हैं स्मॉल जी। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से मैं आपको सिखाया हूँ कि जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर, वेयर जी क्या है, जी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही होती है। उसी तरीके से जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हमें पता है। अब कैपिटल एम क्या है, अब हमें पता है कि यहाँ पर जो अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो किसका लग रहा है, अर्थ लगा रही है, किस अर्थ लगा रही है, और उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की यहाँ पर वैल्यू निकाली जा रही है ना। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इनके बीच में लग रहा है, तो इसका मास होना चाहिए और इसका मास होना चाहिए। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन यही तो कहता है ना कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही अभी अभी मैं आपको बता के आया हूँ। तो ये क्या है हमारा, इसका मास मान लेते हैं कि ये स्मॉल एम है, और इसका मास क्या होता है, कैपिटल एम हमने रख दिया। क्यों, क्योंकि भाई ये बड़ा है ना, तो बड़ा है तो इसका मास भी बहुत ज्यादा होगा, इस वजह से हमने इसको कह दिया कैपिटल एम। कैपिटल एम मीन्स अर्थ का मास, और ये स्मॉल एम क्या है, इस बॉल का मास, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा, इसको जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस बॉल का और इस अर्थ के बीच में हम देख रहे हैं, ठीक है। और अपॉन में हमने क्या कर दिया है, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या है, इस बॉल का जहां पर सेंटर होगा और इस अर्थ का जहां पर सेंटर होगा उनके बीच का डिस्टेंस, तो इसके डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया है, ये डी मान लिया, तो ये हमारा हो गया डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इससे ये हो गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला, तो ये फोर्स को हमने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक है। अब इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको जो है, फोर्स वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था फोर्स को कैसे लिखना है। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के वजह से जो एक्सेलरेशन जी आता है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर
का मास कितना है इनटू ये किस एक्सेलरेशन से है जो है मूव कर रहा है। तो ये हो गया मास और इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर जी है तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा mg। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या मेरा ये वाला और ये वाला जो है सेम हो जाएगा क्या? क्या ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? यस, अगर दो चीज सेम है तो इसको हम तो इक्वल कर ही सकते हैं ना, तो इस वजह से जो यहाँ पर इक्वल हो गए। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि ये जो है बॉल का मास था, यहाँ पर मैंने जो मास लिया है बॉल का मास लिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं फोर्स को लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इस बॉल का मास इनटू इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आया है जी, तो ये इसका हो जाएगा mg, और उसी mg को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ से मास कट जाएगा, यहाँ पर भी जो मास था वो इस बॉल का मास था, इस वजह से ये मास कट गया क्योंकि सेम था, है ना। जब भी इक्वेशन का दोनों साइड में सेम वैल्यू होती है तो वो कट जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर कट गई है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको काटा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर g बच जाएगा, यहाँ पर ये कैपिटल G बच जाएगा, यहाँ पर m बच जाएगा और यहाँ पर r बच जाएगा। तो यहाँ पर जो सिर्फ g बचा है और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, ये कैपिटल M क्या है, इस अर्थ का हमने मास माना था, तो ये कैपिटल M भी हमें पता है और अर्थ का रेडियस भी हमें पता है। अब देखो अभी आप बता रहे थे कि ये जो डिस्टेंस है वो इस बॉल और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, तो फिर आप ये डिस्टेंस सिर्फ इतना क्यों ले रहे हैं? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो डिस्टेंस है ना वो बहुत 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 कम है एज कम्पेयर टू दिस। अब इसका जो डिस्टेंस है, ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 6.38 इंटू 10⁶ मीटर। अब ये बहुत ज़्यादा नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इस बहुत बड़े नंबर में अगर मैं 1 मीटर लिख दूं तो ये 1 मीटर इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है क्या? बहुत कम है, इतना कम है कि नेग्लिजिबल, इसको हम जीरो मान सकते हैं। इस वजह से जो इस डी को जो है हम आर भी लिख सकते हैं, मतलब कि इस अर्थ का रेडियस के बराबर भी हम लिख सकते हैं। इस वजह से जो इस डी की जगह हमने क्या लिख दिया है, ये आर लिख दिया है। आया समझ में? हाँ, यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस हमने ये लिया है ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, इस वजह से जो इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं और ऐसा हम मान के चलते हैं कि जो बॉल है वो अर्थ के सरफेस पे ही है, तो सेंटर से अर्थ के सरफेस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, आर। तो इस वजह से यहाँ पर हमने लिख दिया है आर स्क्वायर। ये आर क्या है, आर है अर्थ का रेडियस, और अर्थ का रेडियस हमें पता है 6.38 इंटू 10⁶ मीटर होता है। तो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, पीछे हम अभी देख कर आए हैं, तो ये होता है हमारा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये m क्या है, कैपिटल M क्या है, ये मास है अर्थ का, और अर्थ के मास भी हमें पता है, अर्थ का कितना वेट है, वो मास है वो हमें पता है। तो ये हो जाएगा हमारा 5.97 इंटू 10⁻24 kg, है ना। ये देखो ये मास बहुत ज्यादा, ये छोटा मोटा मास नहीं है, बहुत बड़ा है, 10⁻24 है। अब सोच ले कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इतना जो है इसका जो है वेट है, किसका, मास है मतलब अर्थ का। ठीक है, और इसको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्योंकि ये जो स्मॉल जी है वो एक एक्सेलरेशन है, और इस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, इसका हुलिया थोड़ा सा चेंज कर दिया तो इसकी यूनिट थोड़ी चेंज हो जाएगी, है तो ये एक्सेलरेशन ही ना, इस वजह से इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो है ना इसको हम 10 भी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये 9.8 जो है वो बहुत ही पास है ना 10 के, इस वजह से जो है हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो है हम 10 भी ले लेते हैं। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो कभी कभी आप देखेंगे कि जी की वैल्यू 9.8 लिया जा रहा है और कहीं कहीं पर जो है जी की वैल्यू 10 लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही एक्सेप्टेबल है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी जी की वैल्यू जो है एक्सेप्टेबल है, और जी की वैल्यू 10 भी जो है हम ले सकते हैं। 10 हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये है हमारा स्मॉल जी और कैपिटल जी। ठीक है, देखो स्मॉल जी और कैपिटल जी में कंफ्यूज मत होना। स्मॉल जी एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, और वो जो खींचती है जिसके कारण एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है उसके अंदर आता है एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन को ही हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के कारण आ रही है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरीके से जो है
जो कैपिटल जी है वो एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के बाद आया था, मैं आपको बता रखा हूँ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में। ठीक है, तो ये हमारा फ्री फॉल और ये है हमारे स्मॉल जी की वैल्यू। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब जो है हम देखते हैं कि ये जो जी है ना वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो जगह जगह पर चेंज होती है। जैसे अगर कोई पर्सन जो है वो पोल पर खड़ा हो जाए, ये देखो ये हमारा अर्थ का पोल है और ये हमारे अर्थ का इक्वेटर होता है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर उसे कहते हैं जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर पर अगर कोई पर्सन अगर मान लो खड़ा है, ठीक है, तो इक्वेटर पर जो ग्रेविटी होगी या फिर इक्वेटर पर जो फोर्स लगेगा इस पर्सन के ऊपर और जो पोल पर जो फोर्स लगेगा वो सेम नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर जो ग्रेविटी होती है, पोल पर जो ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो ज़्यादा होता है, जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो पोल पर ज़्यादा होता है। और इक्वेटर पर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, मतलब प्लेस पर भी डिपेंड करता है। इसी तरीके से अगर हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर भी अगर जाते हैं तो भी जो है इस स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है। आगे चलकर हम मून पर भी बात करेंगे कि मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ के जो है वो अर्थ से जो है कम होती है, तो इसके बारे में भी जो हम आगे इसी लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल जी की वैल्यू। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मली जो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये स्मॉल जी है क्या, तो ये एक एक्सेलरेशन है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कि जो के कारण जो एक्सेलरेशन आता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू जो है प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। अगर हम अर्थ के पोल पर बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, और इक्वेटर पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर वैल्यू जो होती है वो कम होती है। ठीक है, और इसका अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर यूनिवर्सली रिलेशन है ना, यहाँ पर डिस्टेंस और जी स्मॉल जी के बीच में जो यूनिवर्सली रिलेशन है, वहां पर मैं आपको बताया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिस्टेंस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यही मैंने आपको बताया था। अब यहाँ देखो, ये जो अर्थ के सेंटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है और अर्थ के सेंटर और ये जो इक्वेटर पर कोई अगर पर्सन खड़ा है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम नहीं होता है। ये जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है और ये डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पर ग्रेविटी कम होती है। मीन्स देखो, अगर ये ज़्यादा मीन्स ये डिस्टेंस अगर ज़्यादा तो यहाँ पर ग्रेविटी कम। इस वजह से इक्वेटर पर जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, कम। अब ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, r1, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, इस वजह से ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इस वजह से जो है ग्रेविटी जो होती है वो पोल पर ज़्यादा होती है और ग्रेविटी जो होती है इक्वेटर पर कम होती है। पर आपका एक सवाल आ रहा होगा कि जब हमारा अर्थ गोल है मतलब कि एक सर्कल है, एक स्फेयर है, और हमें पता है स्फेयर का जो है रेडियस सेम होता है, तो फिर ये अलग अलग कैसे हो गए। आपका सवाल यही होगा, मुझे पता है आप क्या सोच सकते हैं, यही है ना। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि रियल में अगर हम बात करते हैं ना तो हमारा जो अर्थ है वो एग्जैक्ट स्फेयर नहीं है, वो एक इलेप्टिकल शेप का है, इस तरीके का शेप का है, एक अंडा जिस तरीके का शेप का होता है ना उस तरीके का शेप का होता है। इस वजह से जो यहाँ पर जो है ये वाला जो रेडियस होता है वो ज़्यादा होता है और ये वाला रेडियस कम होता है, जिसके वजह से यहाँ पर जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है और पोल पर ग्रेविटी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ पर कम है और ये डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेविटी के बारे में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मास एंड वेट। मास एंड वेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, देखो तो हम देख लेते हैं। मास क्या होता है, मास जो होता है वो इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। अब ये जो है इनर्शिया का होता है, तो इनर्शिया के बारे में मैंने जो है फोर्स वाले चैप्टर में बताया था। आप जो है उसको अगर वीडियो देखे हैं अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको जो है ये मास समझ में आ रहा होगा कि मास क्या होता है। मैं वहाँ पर बताया था कि इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। मीन्स अगर इनर्शिया ज़्यादा है तो मास ज़्यादा है, किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है। अगर इनर्शिया ज़्यादा है, इनर्शिया क्या होता है,
इनर्शिया जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी मोशन को जो है अपोज करता है। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता है। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को जो है हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। मीन्स ये जो है अपने मोशन को चेंज नहीं होना चाहता, ये अपने मोशन के चेंज को जो है ना अपोज करती है, और इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लेते हैं कि रेस्ट पर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर मान लेते हैं किसी को धक्का, अगर इसको धक्का देते हैं तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये रोकेगा, बोलेगा कि नहीं मेरे को जो मूव नहीं होना है, मूव नहीं होना है। तो ये क्या हो गया हमारा, इस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, ये एक इनर्शिया हो गया, इसकी इनर्शिया हो गई। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, अपने मोशन को जो है अपोज करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, अपने मोशन को चेंज होना नहीं देना चाहता है। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया की जो मेजरमेंट है उसी को हम कहते हैं मास, और ये जो मास की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, हमेशा जो है कांस्टेंट होती है। अगर मान लेते हैं ये पर्सन है तो इस पर्सन का खुद का एक मास होगा, इस पर्सन का खुद का एक इनर्शिया होगा, है ना, और ये इनर्शिया जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर ये बंदा अर्थ पे है और अगर ये बंदा जो है किसी मून पर चला जाए या फिर किसी प्लेनेट पे चला जाए, मार्स पे चला जाए, जुपिटर पे चले जाए, सैटर्न पे चले जाए, कहीं पे चले जाए, तो इसका मास चेंज नहीं होगा। मीन्स मास जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं वेट, वेट क्या होता है, अर्थ जो है जिस फोर्स से जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ का, उसी को हम कहते हैं वेट। तो वेट कुछ और नहीं बल्कि जिस फोर्स से जो है कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है अर्थ जो है अपनी तरफ खींच रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स के साथ जो है अपनी तरफ खींच रहा है, उसी का मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ का जो अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ठीक है, और ये जो वेट है वो क्या करता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। मतलब कि अगर वेट की अगर हम बात करते हैं, इस पर्सन की वेट की बात करते हैं, तो वो हमेशा चेंज होते रहती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। मीन्स अगर पर्सन जो है इक्वेटर पर चला जाए तो उसका वेट कुछ और होगा, अगर ये पर्सन जो है पोल पर चले जाए, अर्थ के पोल पर चले जाए, तो वहां पर इसका वैल्यू जो है कुछ और हो जाएगा, इसका वेट कुछ और हो जाएगा। अगर ये मून पर चले गया तो इसका वेट जो है कुछ और हो जाएगा, मीन्स चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये चेंज क्यों हो रहा है उसको जरा समझते हैं। देखो, ये चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूं कि वेट क्या होता है, वेट का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ का, उसी को हम कहते हैं वेट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो मैंने बताया था कि ये जो है जी पर डिपेंड करता है, यही मैंने बताया था ना कि ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है, mg होता है। अगर mg कहीं पर कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया इसका मतलब है कि उसका वेट कम हो गया, यही इसका मतलब है ना। इस वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्लेस टू प्लेस जो होता है वो वेट चेंज होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये पर्सन है, अब ये पर्सन पोल पर चला गया, पोल पर चला गया तो इसकी यहाँ पर जो वो ग्रेविटी होती है वो सबसे ज्यादा होता है, ग्रेविटी ज्यादा हुआ तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हुआ तो इसका मतलब है कि इसका वेट ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा वेट जो होगा वो कहाँ होगा, पोल पर होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम इस पर्सन को जो इक्वेटर पर लेकर आ गए तो इक्वेटर पर जो हमारा जो ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो कम होती है, कम होता है इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वेट भी जो है कम आएगा। तो इस वजह से जो है वेट की वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, और चेंज इसलिए होती है क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, बट मास जो है कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। मास जो होता है वो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया को हम मास कहते हैं। बट वेट क्या होता है, वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ को, उसी को हम कहते हैं वेट, है ना। मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अर्थ का किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी को हम कहते हैं वेट। और वेट का भी, वेट जो होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, बट मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और मास क्या होता है, इनर्शिया, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है उसी को हम कहते हैं मास। ठीक है, तो मास चेंज नहीं होता बट वेट जो होता है वो चेंज होता है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, ऑन द मून। ठीक है, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। मीन्स अगर मैं पोल पर चले जाऊं तो वहां पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज कुछ और होती है। इक्वेटर पर चले जाऊं तो वहां पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप जो है प्लेनेट टू प्लेनेट अगर चले जाते हैं, प्लेनेट टू प्लेनेट भी जो है चेंज होता है। अगर मान लीजिए कि अभी आप अर्थ पे हैं और अगर आप चले जाएं किसी मार्स पर या फिर जुपिटर पर चले गए तो वहां पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर कुछ और हुई तो आपका वेट जो है कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दूसरे का नहीं देखना, हमें सिर्फ मून का देखना है। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि ये आप हैं, बहुत ही स्मार्ट से दिख रहे हैं और आप जो आपका जो मास है वो m है। ठीक है, और आपका जो है अगर वेट अर्थ पर है कुछ, ठीक है, आपका वेट है अर्थ पे कुछ, मतलब कि अर्थ जो है आपको जो है किसी मैग्नीट्यूड से जो आपको जो है अपनी तरफ खींच रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स से जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, ये हम मान के चल रहे हैं। फिर आपको जो है कहाँ लेके चला गया, चले गए, आपको लेके गया कहाँ पर, मून पर। अब आपको मून पर ले जाया गया तो वहां पर जो है फोर्स देखा गया कि आपके ऊपर जो है फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, और इसको कंपैरिजन किया गया। तो कंपैरिजन जब किया गया तो ये जो वेट था, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो सेम नहीं था। अब ये कितना था इसको ही जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मीन्स अगर कोई पर्सन जो है अर्थ पर जो है 60 केजी का है तो वो मून पर कितना होगा, इसके बारे में जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई पर्सन अर्थ पर है तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाएगा, अर्थ लगाएगा। अगर उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो मैंने आपको बताया है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से कि जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स इसका मास जो है वो मान लेते हैं एम ई मतलब कि मास ऑफ द अर्थ, और एम इसको हम मान लेते हैं मास ऑफ योर्स, मतलब कि आपका मास, या फिर आपके मास को हम ले रहे हैं क्या, कैपिटल एम। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल एम और इसका मास हो गया एम ई मतलब कि मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसकी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से कैपिटल जी कैपिटल एम ई इंटू इसका एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर। आर ई क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्योंकि सरफेस पे इस वजह से है ना, तो ये हो गया हमारे क्या हो गया, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, किस पर, अर्थ पर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मून पर भेजा गया, मून पर भेजा गया तो आपका मास तो m रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका मास जो है वो कुछ और रहेगा, क्योंकि भाई मून का मास कुछ और है, अर्थ का मास कुछ और है, इस वजह से इसका मास जो है कुछ और हो गया। ठीक है, और इसका भी रेडियस कुछ और होगा, है ना भाई, जरूरी थोड़ी कि दोनों सेम हो, है ना, तो इस वजह से जो है इसका रेडियस जो है ये कुछ और हो गया। तो हमने जो है यहाँ पर फिर ग्रेविटेशनल बोला कि भाई चलो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को बुलाओ, फिर हम जो है उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लिखा। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल जी मास ऑफ दिस, तो इसका मास क्या है, एम मीन्स मास ऑफ द मून, और ये एम तो हमारे ये एम था ही, यहाँ पर एम हमने लिख दिया, आपका मास हो गया एम हमने मान के चला है, और नीचे हो गया आर एम का स्क्वायर, वेर आर एम क्या है, आर एम है हमारा रेडियस ऑफ द मून, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या किए हमने इसको और इसको जो है हमने जो है वेट कंपेयर किया, तो हमने यहाँ पर लिखा है वेट ऑन मून अपॉन में वेट ऑन अर्थ, इसको हमने लिख दिया डब्ल्यू एम, वेयर डब्ल्यू एम का मतलब क्या है, वेट ऑन मून, और डब्ल्यू ई का मतलब है वेट ऑन अर्थ। ठीक है, अब देखो ये जो वेट ऑन मून था, वेट ऑन मून, मून के ऊपर जो वेट था वो कितना आया था, ये आया था कैपिटल जी कैपिटल एम एम इंटू एम अपॉन में आर एम का स्क्वायर, यही था। तो हमने जो इसको जो है ऊपर ऐसे इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, और ये जो वेट था ये वेट कहाँ पर है, अर्थ पर, तो हमने अर्थ वाला वेट हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर जो हमने डिवाइड का साइन लगा दिया। अब जैसे ही डिवाइड का साइन हटेगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, ऐसा ही होता है, और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है इसको हमने सेम रखा, कोई चेंज नहीं किया, और इसमें जो हमने चेंज कर दिया, तो ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया। अब क्या होगा, ये एम से ये एम चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भाई, क्योंकि पर्सन का मास चेंज थोड़ी होता है, मैं आपको यही तो बताया अभी कि मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। तो यहाँ पर मास की बात की जाती है। जब भी यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में जो है वो जो m है वो m कुछ और नहीं बल्कि मास है, वेट नहीं है।
ठीक है। तो मास है तो यहाँ पर मास हो गया। तो मास क्योंकि भाई यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी मास वही रहेगा, क्योंकि मास कभी चेंज नहीं होता। आप अर्थ पे चले जाए, जुपिटर पर चले जाएं, मार्स पर चले जाएं, मरकरी पर चले जाएं या कहीं पर भी चले जाएं, आपका मास कभी भी चेंज नहीं होगा, वेट चेंज होता है। और वेट चेंज क्यों होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की वजह से चेंज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इससे ये कट गया, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब ये देखो एक और चीज कट गया यहाँ पर, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी कट गई है, जी से जी 6.67 इंटू 10⁻11 वाला, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इससे ये कट गया। तो यहाँ पर बचा क्या, कैपिटल एम आर ई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम ई एंड आर एम का स्क्वायर। आया समझ में? देखो बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ पर एम एम लिख दिया है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या कर दिया, एम ई लिख दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो आर ई का स्क्वायर, यहाँ पर जो है एम आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब क्या हम करेंगे, बेसिकली यहाँ पर जो है ना वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता है कि मार्स का जो है, मून का जो मास होता है वो हमें पता है। ठीक है, हमें जो है अर्थ का रेडियस पता है। ठीक है, हमें जो है मार्स अर्थ का जो मास जो है वो हमें पता है। ठीक है, हमें जो है मून का रेडियस पता है, ये रहा हमें। तो यहाँ पर जो इन सब की वैल्यू को जो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और इसको जब हम पुट करते हैं और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.165 के बराबर आता है। और ये जो 0.165 है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1.6 के वो 1/6 के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारा जो वैल्यू आ गया, इसको जब हमने सॉल्व किया, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून अपॉन में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ हमने किया, तो ये किसके बराबर आ गया, 1/6 के बराबर आ गया। अब जो है इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाई ऐसे ही करते हैं ना, सिंपल मैथ है ये। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम वेट ऑन मून। इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्सन का जो अर्थ पे जो वेट होगा वो मून पे वेट के 6 गुना ज्यादा होगा। मीन्स क्या है इसका मतलब, कि अगर कोई पर्सन जो है वो मून पर जो है 10 kg का है, ठीक है, मून पर कितने kg का है, अगर कोई पर्सन जो है मून पर जो है 10 kg का है, तो वो अर्थ पर कितने kg का हो जाएगा, 60 kg का हो जाएगा। अब इसी का उल्टा, अब जो है मैंने बोलता हूं आपको कि कोई पर्सन जो है वो अर्थ पर जो है कितना है, अर्थ पर जो है वो 600 kg का है, तो वो मून पर कितना हो जाएगा, 6 मतलब कि 100 kg। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, अपॉन में 6 हो जाएगा, तो 6 को जो 600 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर कोई पर्सन जो है वो क्या है, अर्थ पर जो है 60 kg का है, ठीक है, तो वो मून पर कितना हो जाएगा, 10 kg का हो जाएगा। ठीक है, तो मून पर जो है यहाँ पर अपॉन में चला जाएगा ना, तो यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा हो जाता है। तो ये हो गया हमारा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड अर्थ, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हमारा निकल के आ गया कि वेट ऑन अर्थ जो होता है वो इक्वल होता है 6 टाइम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, 6 टाइम के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। कि एक बार आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि अगर कोई पर्सन जो है वो अर्थ पर जो है 60 kg का है, कितने kg का है, 60 kg का है, तो मून पर कितना होगा, 10 kg। कैसे, यहाँ पर 10 रखिए, इसको सॉरी यहाँ पर 60 रखिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि 60 kg का है, तो यहाँ पर 60 रखिए। अब 60 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। मीन्स मून पर वो कितने का हो जाएगा, 10 kg का हो जाएगा। तो ये है हमारा वेट का फंडा। मीन्स वेट जो होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, और जो है मून और अर्थ में कैसे चेंज होता है इसके बारे में हमने रिलेशन निकाल दिया है। कि अगर मुझे निकालना होगा वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून का रिलेशन, तो कैसे निकालेंगे, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम वेट ऑन मून। मीन्स अगर कोई पर्सन जो है अर्थ पे जो है 60 kg का है, तो मून पर कितना हो जाएगा, 10 kg का। अगर कोई पर्सन मून पर 10 kg का है, तो वो अर्थ पर कितना हो जाएगा, 60 kg का। यहाँ पर 10 रखिए, इसको 6 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 60, मीन्स 60 kg का हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा वेट के बारे में। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है इसको जरा समझते हैं। देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं ना, तो पानी
पानी के अंदर डालते हैं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ना एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है फोर्स लगता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और इसी अपवर्ड फोर्स को, इसी परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। तो आगे आपको थ्रस्ट समझ में। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है भाई, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पानी के अंदर डालते हैं ना तो पानी के कारण जो प्रेशर लगता है ना उसी को हम कहते हैं प्रेशर। मैंने बोला कि प्रेशर क्या होता है, तो आप बोल रहे हो कि वाटर के अंदर जो, वाटर के कारण जो प्रेशर लगता है उसी को हम कहते हैं प्रेशर। समझाता हूं मैं आपको, चिंता मत करो। देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया में। लेट सपोज यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब ये ब्लॉक रखा हुआ है तो ये जो है क्या करेगा, पानी जो है इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जो फोर्स लग रहा है इनके एरिया, ये नीचे जो है, नीचे ये पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है उसी को हम कहते हैं प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट। अब क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है ना, परपेंडिकुलर है ऑब्जेक्ट के, मतलब जो ऑब्जेक्ट जो है आप पानी में डाले हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। या फिर सिंपली अगर हम बात करते हैं कि प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं चाकू, अगर हम चाकू से किसी खीरे को काटते हैं तो वो कट जाता है, बट अगर हम लकड़ी से काटते हैं तो वो क्यों नहीं कटता, वो इसलिए नहीं कटता क्योंकि यहाँ पर जो है चाकू के कारण जो कट इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। देखो एरिया यहाँ पर बहुत कम है, एरिया अगर कम तो प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पर इनवर्स का रिलेशन है, मैंने आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। एरिया इसका कम है, एरिया कम है तो ये प्रेशर क्या लगेगा, खीरा पर ज़्यादा लगाएगा, और प्रेशर ज़्यादा लगाएगा तो ये क्या जाएगा, कट जाएगा। बट लकड़ी के अगर हम यहाँ पर देखते हैं, देखो लकड़ी का एरिया कितना ज़्यादा है ज़्यादा। अब लकड़ी का एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो भाई ये लकड़ी से कीड़ा नहीं कटेगा। आया समझ में। आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जब मार्केट से जब हम सब्जी लाते हैं तो हमने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब हम सब्जी अपने हाथों में लेकर आते हैं ना तो हमें जो है ना फोर्स ज़्यादा लगता है, हमारे ऊपर फोर्स ज़्यादा, हमें लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा भारी है। वो भारी इसलिए लगता है क्योंकि जब हम अपने हाथों से जो है उस थैले को उठाते हैं ना तो यहाँ पर एरिया वहाँ पर थैले का जो है ना बहुत कम हो जाता है, जिससे हम पकड़ते हैं ये एरिया कम है, इस वजह से यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। और प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो हमें लगता है कि हमारे ऊपर जो है हाथों में जो फोर्स लग रहा है, हमारे हाथों में जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से हमें जो वो चीज़ भारी लगता है ना। इसी तरीके से हमारा जो स्कूल बैग होता है, स्कूल बैग में जो है ना हमारे दोनों तरफ जो है ना एक मोटा सा जो है एक पट्टा लगा रहता है ना, वो पट्टा मोटा से इसलिए लगाया जाता है ताकि जो एरिया बढ़ जाए, एरिया बढ़ जाए तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाए, कम, और इस वजह से जो हमारे कंधों पर जो वजन है वो कम लगे, इस वजह से वो मोटा पट्टा लगाया जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर कोई पर्सन जाता है ना रेगिस्तान में तो रेगिस्तान में उसके जो रेत में जो है ना पैर जो होते हैं वो धस जाते हैं, बट ऊँट के नहीं धसते, ऐसा क्यों। तो इसका भी रीजन यही है कि भाई ऊँट का जो पैर है ना वो बहुत ही चौड़ा होता है, चौड़ा होने के कारण क्या होता है, एरिया ज़्यादा, एरिया ज़्यादा मतलब प्रेशर कम, प्रेशर कम तो यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स भी कम, और फोर्स कम तो यहाँ पर क्या हो गया, गड्ढे में उसका नहीं जाएगा, ठीक है, उसका पैर गड्ढे में नहीं जाएगा। तो इस वजह से जो उसका पैर जो गड्ढे में नहीं जाता है, ठीक है। तो ये हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में था। आगे देखते हैं, आगे हमारा प्रेशर इन लिक्विड। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि प्रेशर क्या होता है, लिक्विड के कारण जो प्रेशर लगता है उसी को हम कहते हैं प्रेशर इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो प्रेशर लगता है वो लिक्विड के कारण लगता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं प्रेशर इन लिक्विड, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है पानी के अंदर है, लेट सपोज ये नेल है, ये हमारे कील है, कील पानी के अंदर है तो पानी के अंदर जो है इसके ऊपर जो है क्या लगा रही होगी, प्रेशर लगा रही होगी, तो इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, प्रेशर इन लिक्विड, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज कॉल्ड प्रेशर इन लिक्विड। अब देखते हैं बॉयंसी। ये बॉयंसी क्या है, मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ना एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है फोर्स लगता है, और ये जो अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है इसी को हम कहते हैं बॉयंसी।
मीन्स बॉयंसी फोर्स कहते हैं। और इसी बॉयंसी फोर्स की वजह से जो है ऑब्जेक्ट जो है क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है। कोई ऑब्जेक्ट तो अंदर डूब जाती है और कुछ फ्लोट करती है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बॉयंसी फोर्स का ही कॉन्सेप्ट है। या फिर जब भी कोई पर्सन जो है पानी के अंदर जाता है ना, तो वो अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करता होगा, या आपने फील किया होगा। आप जो है जो साइकिल को जो आप जमीन पर नहीं उठा पा रहे थे, वो आप जो है साइकिल को जो है आप पानी में उठा लेते बहुत ईजिली, है ना। या फिर जब हम कोई करते हैं, क्या करते हैं, गाड़ी को साफ सफाई करते हैं, तो जब जिस गाड़ी को हम जो है जमीन पर नहीं उठा पा रहे थे, उसी को जब हम पानी के अंदर डाल देते हैं और उस गाड़ी को जब हम उठाते हैं ना, तो हमें जो है वो गाड़ी जो हल्की रह लगती है और वो गाड़ी को हम उठा लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में जो है वेट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, अब ये वेट क्यों कम हो जाता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बॉयंसी फोर्स आपको समझ में आया क्या है। बॉयंसी फोर्स क्या है, ये जो लिक्विड जो है फोर्स एक्सर्ट करती है बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसी को हम कहते हैं बॉयंसी फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड बॉयंसी फोर्स। ठीक है, अच्छा, जैसे यहाँ पर जो है बॉयंसी फोर्स कैसे जरा देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है, ये हमारा ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को हमने जो क्या किया, पानी के अंदर डाल दिया। तो इस पानी के अंदर जैसे ही डाला तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे होंगे। कौन, सबसे पहले धरती माता अपनी तरफ इसको खींच रही होगी। और वो किस फोर्स से खींच रही होगी, इसका मास इनटू इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आया होगा। ये हमने फोर्स वाले डेफिनेशन से लिख दिया है ना। देखो फोर्स को दो तरीके से लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को, एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग कैपिटल एम कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। दूसरे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, ये एम जी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। तो ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स आप कितना बताएंगे। तो नेट फोर्स अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, अब क्योंकि जो है ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये कि जो है ये जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और इस ऊपर वाले फोर्स की वजह से जो है ये फ्लोट कर रहा है। और अगर हम नेट फोर्स निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, है ना। तो ये हो जाएगा एम जी माइनस में एफ बी। तो ये हो गया हमारे ऊपर नेट फोर्स, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना लग रहा है। भाई ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो बॉयंसी फोर्स है, ये बॉयंसी फोर्स कितना लग रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। चलो मैं आपको वही बता देता हूँ। देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को जो है पानी के अंदर डालते हैं ना, तो वो पानी को जो है डिस्प्लेस करता है। ये आपको फील करवाता हूँ। लेट सपोज आपने जो है एक बाल्टी को भर कर जो है ना पानी आपने डाल दिया, बिल्कुल जो है ना ऊपर तक जो है आपने जो है पानी इसके अंदर जो है भर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो है ना एक ईंट डाल देते हैं, ईंट ब्रिक्स ईंटें जिससे घर बनते हैं, वो वाला एक ईंटा आपने इसके अंदर डाल दिया। आप जैसे इसके अंदर ईंटा डालोगे ना, तो आप जो है एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर इस बाल्टी में से जो है ना पानी बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, ये पानी क्यों निकला, क्योंकि इस ईंट ने जो है पानी को डिस्प्लेस किया मतलब कि हटाया, और हटाकर ये पानी कहाँ चला गया, यहाँ पर। और ये जो जितना हटाया उतने ही जितना वॉल्यूम ये पानी निकाला, उतना ही वॉल्यूम के बराबर जो है इसके ऊपर क्या लगेगा, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। और इस अपवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बॉयंसी फोर्स। ठीक है, तो ये जो बॉयंसी वो किसके बराबर है, बॉयंसी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मतलब कि ये जो जितना पानी है डिस्प्लेस करेगा, हमें पता है कि डिस्प्लेस करता है, हटाता है, डिस्प्लेस मतलब हटाना, तो पानी हटाएगा, तो ये पानी जितना हटाएगा ना उतना ही जो है इसके ऊपर जो है बॉयंसी फोर्स लगेगा, उतना ही जो है लिक्विड जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और इसी फोर्स को हम कहते हैं बॉयंसी फोर्स। ठीक है, तो आई होप बॉयंसी फोर्स आपको समझ में आया होगा, और इसी बॉयंसी फोर्स के कारण जो है हमें जो है पानी के अंदर हल्का महसूस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब भी हम किसी पानी में किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट तो हम देखते हैं कि वो डूब जाती है, कुछ ऑब्जेक्ट जो है पानी में ही तैरते रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा भेदभाव क्यों होता है कि कुछ तो डूब जा रही है और कुछ जो है फ्लोट कर रही है। तो इसका पता हम करते हैं। तो एनसीईआरटी लिखता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से ज़्यादा होती है, और कुछ की वाटर की डेंसिटी से जो है कम होती है। इस वजह से जो है कुछ डूब जाती है और कुछ फ्लोट करते हैं। तो जरा समझते हैं ऐसा क्या क्यों होता है। देखो, मान लेते हैं कि आपने जो एक
जो है बीकर लिया, उस बीकर के अंदर जो है ना आपने जो है ना इतना पानी भर दिया, ठीक है। अब क्या किया आपने, एक ब्लॉक को डाला, ब्लॉक को डाला तो ये क्या करने लगा, तैरने लगा। लेकिन आपने जो कील डाल दिया, कील मतलब जिसको जो है हम घरों में ठोकते हैं और ठोक कर जो है हम कोई सामान जो है टांगते हैं ना, वही वाली कील इसके अंदर आपने डाल दिया। आपने जैसे इसके अंदर डाला तो क्या हुआ कि ये कील डूब गई। अब ये डूबे क्यों, तो इसका ये डूब इसलिए गया क्योंकि इस कील की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से अगर ज़्यादा होगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होगी वो पानी से अगर कम हुई तो वो क्या करेगा, वो तैरने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। और इसी वजह से जो है ये ब्लॉक जो है वो फ्लोट कर रही है, बल्कि कील जो है वो डूब गई। तो आया समझ में आपको कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों फ्लोट करती है और कोई जो है क्यों डूब जाती है। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो होती है वो वाटर से अगर ज़्यादा होती है तो पानी के अंदर डूब जाती है, लेकिन अगर पानी से जो है कम होती है तो वो क्या करती है, फ्लोट करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑयल एंड वाटर को मिक्स करते हैं तो वाटर में जो है ऑयल मिक्स नहीं होता है, ऑयल हमेशा जो ऊपर चली जाती है और वाटर जो है वो नीचे रह जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है, ये ऑयल जो है वो वाटर के अंदर इसलिए फ्लोट करती है क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वाटर की डेंसिटी से कम होती है, और यहाँ पर वाटर की डेंसिटी जो है इससे कम होने की वजह से जो है ये वाटर के ऊपर जो है ये फ्लोट करती है, ठीक है। ओके, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर बड़े बड़े शिप, इसको हम क्रूज कहते हैं, है ना, जो बड़े बड़े क्रूज बोट होते हैं, है ना, क्रूज शिप होते हैं, वो क्यों नहीं डूबते, और हमारे जो है मतलब कि क्यों नहीं डूबते, और हमारा छोटा जो नाव है वो क्यों नहीं डूबता। लेकिन जब हम एक छोटा सा कील, एक छोटा सा कील को जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो डूब जाती है, लेकिन ये जो इतना बड़ा जो शिप है, इतना बड़ा जो क्रूज है, क्रूज शिप है, वो क्यों नहीं डूबता, है ना। अगर दोनों के दोनों जो है आयरन के बने हैं, लोहे के बने हैं, तो अगर जिस तरीके से कील हमारा डूब जा रहा है उसी तरीके से तो इसे भी डूब जाना चाहिए ना, ये भी लोहा से बना हुआ तो इसको भी डूब जाना चाहिए, पर ये क्यों नहीं डूब रहा है। तो इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इतना है, तो इस ऑब्जेक्ट के इतने वॉल्यूम में, इस छोटे से वॉल्यूम में, इस छोटे से वॉल्यूम में कितना मास है, डेट इज कॉल्ड हमारा डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है, एक बहुत छोटे, बहुत छोटा 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 वॉल्यूम में जो मास होगा उसी को हम कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम जितना मास होगा उसी को हम कहते हैं डेंसिटी, ठीक है। और इस डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, अब देखो बहुत ईजी है। मास की यूनिट क्या बताया मैंने आपको, केजी। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या है, ऐसा यूनिट है। तो इसी डेंसिटी के वजह से जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करती है और कोई ऑब्जेक्ट जो होती है क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है, डूब जाती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि नेल जो है वो नहीं डूबी, लेकिन सॉरी नेल जो है वो डूब गई, लेकिन हमारे जो शिप है, वो जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो नहीं डूबते। तो ऐसा इसलिए होता है, जरा समझो। सबसे पहले कील को समझते हैं कि कील जो है क्यों डूब जाती है। देखो सबसे पहले ना ये हमारा कील है, ठीक है, हमारा नेल है। अब ये नेल इसलिए डूब जा रही है क्योंकि इसका वॉल्यूम देखो, पहली बात तो बहुत कम है, इसके कंपैरिजन में वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, देख लो कितना ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, मीन्स इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, नीचे का सरफेस जो है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, इनका वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम और डेंसिटी में जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो वॉल्यूम मान लेते हैं कि इस नेल का अगर हम बात करते हैं तो नेल का तो वॉल्यूम कम है ना, बहुत छोटा सा है, तो वॉल्यूम अगर कम तो डेंसिटी ज़्यादा, अगर डेंसिटी ज़्यादा तो वाटर से ज़्यादा हो गया, वाटर से ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो गया, डूब गया। बट ये शिप की अगर हम बात करते हैं तो शिप का जो वॉल्यूम है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, सॉरी बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा ही तो है। तो शिप का जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, देख रहे हो ना कितना ज़्यादा है। अब वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण डेंसिटी यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई, और ये डेंसिटी कम होने की वजह से क्या हो गया कि वाटर से जो है इसकी डेंसिटी कम हो गई, और डेंसिटी कम होने की वजह से जो ये क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, आराम से जो है मस्त जो है जा रही है,
ना। तो इस वजह से जो है बड़े बड़े जहाज जो है वो नहीं डूबती है, लेकिन जो हमारा छोटा सा कील है वो डूब जाता है। वो इसलिए डूब जाता है क्योंकि हमारा जो नेल होता है वो नेल की डेंसिटी ज़्यादा होता है वाटर से, इस वजह से वो डूब जाती है। लेकिन हमारे जो शिप होते हैं, बड़े 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 जो क्रूज शिप होते हैं, वो डूबते इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जो है डेंसिटी कम होता है वाटर से। ठीक है, अब देखो इसको हम जो है ना आर्किमिडीज से अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से समझने की कोशिश करते हैं कि शिप क्यों नहीं डूबती, कील क्यों डूब जाती है, तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि ये जो वाटर डिस्प्लेस करता है ना, वो बहुत कम करता है। वाटर डिस्प्लेस कम होने की वजह से इनके ऊपर जो बॉयंसी फोर्स होता है वो कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से जो है ये क्या करती है, डूब जाती है। बट शिप के केस में ऐसा नहीं होता, बड़े बड़े शिप के केस में ऐसा नहीं होता। ये करती है बहुत ज़्यादा वाटर जो है यहाँ पर डिस्प्लेस करती है, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस करने के कारण जो इनकी बॉयंसी फोर्स ज़्यादा होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बॉयंसी फोर्स जो होती है वो डिस्प्लेस्ड वाटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि जितना वाटर को डिस्प्लेस करेगी उसकी बॉयंसी फोर्स उतना ज़्यादा होगा। इस वजह से जो है यहाँ पर जो बॉयंसी फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। बॉयंसी फोर्स ज़्यादा होने के कारण जो है इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स से भी जो है, ग्रेविटी माता, धरती माता जिस फोर्स से खींच रही है उससे भी ज़्यादा जो है बॉयंसी फोर्स लगती है। इस वजह से जो है यहाँ पर क्या करती है, फ्लोट करती है, आराम से जो है तैरती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो है बड़े बड़े शिप जो होती है वो डूबती नहीं है और हमारा जो छोटा सा आयरन जो है वो डूब जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझते हैं कि ये क्या कहता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को जो है पानी के अंदर डुबाया जाता है, आधा डुबाया जाता है या फिर पूरा डुबो दिया जाता है, तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है एक अपवर्ड फोर्स, और इस अपवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं, बॉयंसी फोर्स। और इस बॉयंसी फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कितने की इक्वल होता है, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये जितने पानी को डिस्प्लेस करेगा उसका वेट के बराबर ही जो है बॉयंसी फोर्स की वैल्यू होगी। लेट सपोज आपको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक जो था जब इसको हमने बाहर, हमने जो है हवा में इसको जो हमने तोला, हमने जो है यहाँ पर तोला, तो ये कितने केजी का था, 6 केजी का था। कितने केजी का था, 6 केजी का था। लेकिन जैसे ही इसको हमने पानी के अंदर डाला और उसके बाद जो है ना हमने जो है एक वेइंग मशीन यहाँ पर लगा दिया है, तो यहाँ पर जो रीडिंग दिखा रहा है वो पानी के अंदर 4 केजी, बाहर इसको हवा में जब मैं निकाल कर देख रहा हूँ तो ये दिखा रहा है 6 केजी, पानी के अंदर गया तो 4 केजी हो गया। अब ये 4 केजी क्यों हो गया, जरा सोचो। नीचे ग्रेविटी लग रहा होगा, ऊपर हमारा बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स को जो होगा थोड़ा सा जो है ये काटेगा ये बॉयंसी फोर्स, और इस वजह से जो है यहाँ पर जो है वेट क्या हो गया, कम हो गया, पानी के अंदर वेट कम हो गया। और मैं आपको पहले भी जब मैं बॉयंसी पढ़ा रहा था वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट जो है कम वेट महसूस करता है, कम वेट जो है फील करता है। आप भी ये चीज कर रहे होंगे, जब भी आप कहीं स्विमिंग पूल में जब आप नहाने के लिए गए होंगे तो आपने चीज फील किया होगा कि आपको जो है ना जो हमारा जो बाहर होता है वहां पर जो वेट ज्यादा हमें फील होता है, बट जैसे हम पानी के अंदर जाते हैं तो वहां पर वेट हमें कम फील होता है। तो ये फील कम इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, एक बॉयंसी फोर्स लगता है, और उस बॉयंसी फोर्स के कारण ही जो है आपका वेट थोड़ा हल्का हो जाता है। ठीक है, ये जो ब्लॉक था जो कि 6 केजी का था वो 4 केजी का इस वजह से हो गया। अब ये समझते हैं कि ये 4 केजी का क्यों हो गया। देखो मैंने आपको बताया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो एक क्या करता है, पानी को डिस्प्लेस करता है, पानी को हटाता है ना। तो यहाँ पर भी देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, लबालब पानी जो हमने ऊपर तक भर दिया था। अब इस 6 केजी के ब्लॉक को इसके अंदर डाला, जैसे ही डाला तो इसका लेवल, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। सही बात है, पानी का लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो ये पानी का लेवल जो है कहा जाएगा, यहाँ से होते हुए जो इस यहाँ पर जो है निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वेट को जो है मेजर कर लेंगे। दूसरा वेइंग मशीन से हमने वेट मेजर कर लिया, और जैसे ही वेट मेजर किया तो ये कितना निकल के आया, 2 केजी के बराबर आ गया। वही तो भाई यहाँ पर देखो ऊपर लग रहा है 2 केजी, नीचे लग रहा है 6 केजी। अब 6 केजी में से 2 केजी चला गया तो ओवरऑल हमारा कितना आ गया, 4 केजी, और वही 4 केजी तो यहाँ पर दिखा रहा है। और यही चीज तो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अंदर पानी के अंदर डालते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये जो अपवर्ड फोर्स होता है इसी अपवर्ड फोर्स को हम कहते हैं बॉयंसी फोर्स। और इस बॉयंसी फोर्स को जो है ये आर्किमिडीज एक्सप्लेन कर रहा है। इसको मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ
आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को जो है पानी के अंदर डालते हैं तो ये जो है एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस अपवर्ड फोर्स को जो है हम बॉयंसी फोर्स कहते हैं, और जो बॉयंसी फोर्स होता है वो इक्वल होता है वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये वाटर जितना डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के इक्वल जो है बॉयंसी फोर्स होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ब्लॉक था वो हमारा 6 kg था एयर में, उस हमने वेट मेजर किया तो वो 6 kg का था, इसको हमने पानी के अंदर डाल दिया, और पानी के अंदर जब हमने वेट को मेजर किया तो ये कितना आ गया, 4 kg आ गया। वे 4 kg क्यों आया, जरूर इसने जो है 2 kg पानी जो है डिस्प्लेस किया होगा, और इसको जब हमने मेजर किया, इस वाटर को, डिस्प्लेस वाटर को हमने मेजर किया तो ये एग्जैक्टली 2 kg था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2 kg वाटर इसने डिस्प्लेस किया, तो ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, 2 kg का, और नीचे फोर्स कितना लग रहा है, 6 kg का। तो 6 kg में से 4 kg चला गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 kg। इस वजह से यहाँ पर 4 kg रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो यही चीज लिखा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड फुल्ली, पूरी तरीके से डुबो दिया जाता है, या फिर पार्शियल इन लिक्विड एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, अब जो है स्टोरी टाइम आ गया, स्टोरी टाइम हो गया है। अब हम जो है एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो, ग्रीक में जो है ना एक बहुत ही बड़े महान साइंटिस्ट पैदा हुए जिनका नाम था आर्किमिडीज। ठीक है, ये आर्किमिडीज जो थे वो कहाँ के थे, ग्रीक के थे। ठीक है, और ये जो थे बहुत महान साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, इन्वेंटर थे, फिजिस्ट थे एंड राइटर थे, बहुत बड़े। ठीक है, और इनका जो है पूरे ग्रीक में जो था बहुत ज़्यादा नाम था। ठीक है, और इन उस टाइम पर जो ग्रीक के जो राजा थे वो कौन थे, हेरोस सेकंड। सिराक्यूज ग्रीक के जो थे वो राजा थे, कौन, हेरोस सेकंड। ठीक है, और हेरोस सेकंड जो थे वो पहली बार ये जो थे पुनिक वॉर को जो थे जीते थे। ठीक है, पुनिक वॉर को जीते थे। ठीक है, तो पुनिक वॉर को जैसे ही जो हेरोस सेकंड जीतते हैं तो ये जो है अचीवमेंट में जो है ये क्या करते हैं, एक क्राउन बनवाते हैं, सोने का जो है क्राउन बनवाते हैं। तो ये जो है एक ज्वेलर को बोलते हैं कि मेरे लिए जो है एक, आपको जो है सोना दिया है, इस सोने से जो है आप मेरे लिए क्या करिए, एक बहुत अच्छा सा जो है क्राउन बनाइए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मुकुट बनाने के लिए जो है ज्वेलर को जो है दे देते हैं कि आप जो है मेरे लिए जो है एक मुकुट बनाइए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ज्वेलर जो है बोलता है कि ठीक है मैं बना दूंगा। तो फिर ये जो है बना देता है, और बनाने के बाद जो है फिर ये जो है हेरो सेकंड के पास आता है, और फिर हेरो सेकंड को देता है कि ये लीजिए राजा जी, हमने जो है आपके लिए जो है ये मुकुट जो है बना दिया, आपके लिए क्राउन बना दिया। बट हेरो सेकंड को जो है डाउट होता है, इनको लगता है कि इन्होंने जो है, ये जो ज्वेलर जो है वो मेरे साथ चीटिंग किए हैं, इन्होंने जो कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स की है, यहाँ पर जो है मिलावट किया गया है, मैंने जो गोल्ड दिया है वो उस पूरे गोल्ड का जो है इन्होंने यूज करके मेरा ये मुकुट नहीं बनाया, ये हमारा क्राउन नहीं बनाया, इसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलावट किया गया है, जरूर उसमें कुछ चांदी मिला दिया गया या फिर कोई मेटल इसमें ऐड कर दिया गया है, और सोने को जो है अपने पास इन्होंने रख लिया है। तो हेरो सेकंड को जो है पता चलता है आर्किमिडीज के बारे में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आर्किमिडीज को जो है अपने दरबारी में जो है बुला के लाते हैं। फिर आर्किमिडीज आते हैं और आर्किमिडीज को जो है ये बात बताते हैं कि मैंने जो है एक ज्वेलर को जो है एक मुकुट बनाने के लिए दिया था, क्राउन बनाने के लिए दिया था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्राउन बनाया गया है इसमें इम्प्योरिटीज ऐड की गई है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलावट है। तो आप जो है इसमें को जो है पता कीजिए कि इसमें जो है इम्प्योरिटीज है कि नहीं, ये जो मुझे डाउट आ रहा है वो सही डाउट है कि नहीं। ठीक है, तो आर्किमिडीज बोलते हैं, भाई आर्किमिडीज बहुत महान साइंटिस्ट थे, तो इनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी नहीं, तो इन्होंने बोला कि ठीक है मेरे को कुछ समय चाहिए, और मैं आपको जो है बता दूंगा कि ये जो है प्योर है कि नहीं, इसमें मिक्सिंग की गई है कि नहीं। तो बोलते हैं कि ठीक है आप मुझको जो है टाइम टाइम दीजिए। तो फिर हेरो सेकंड जो है बोलते हैं कि ठीक है आपको जितने दिन का समय चाहिए आप समय ले लीजिए। फिर वो आर्किमिडीज जो है घर पर आते हैं, फिर इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत सारा जो इसको जो है इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, और सॉल्यूशन निकालते निकालते जो इनको जो है कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1.5 महीने 2 महीने इनको टाइम लग जाता है। फिर भी जो है इनको जो है पूरा एक प्रॉपर जो है सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, जिससे जो है ये इस क्वेश्चन को जो है ये सॉल्व कर पाए, इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर पाए। फिर क्या करते हैं, एक दिन जो इसी तरीके से जो है अपना काम कर रहे थे, भाई साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, इन्वेंटर, इतने सारे चीज़ हैं, तो ये तो दिन भर ऐसे ही बिजी रहते हैं। तो एक रात क्या हुआ कि ये इस तरीके से अपना काम उम करके गए वो नहाने के लिए।
और जैसे ही ये नहाने के लिए गए तो जैसे ही वो बाथ टब के अंदर मतलब कि एंटर किए, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जैसे ही बाथ टब के अंदर गए तो बाथ टब में से जो पानी था ना वो बाहर निकल गया। ठीक है। और ये इतने खुश हुए इसको देखकर, इतने खुश हुए कि ये चिल्लाने लगे यूरेका 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 यूरेका। और ये यूरेका का मतलब क्या है? यूरेका का मतलब है कि मैंने ढूंढ लिया, मैंने पता कर लिया, ये होता है यूरेका का मतलब। ठीक है। और ये इतने खुश होते हैं ना उस दिन कि ये नंगे जो है वो क्या करते हैं, सीधे जो है यूरेका यूरेका चिल्लाते चिल्लाते जो है राजा के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं यूरेका यूरेका यूरेका। फिर हेरो सेकंड बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो फिर आर्किमिडीज बोलते हैं कि आपने जो प्रॉब्लम दिया था मैंने उसको सॉल्व कर दिया। तो हेरो सेकंड बोलते हैं अच्छा तो बताओ कैसे हो, इसमें इम्प्योरिटीज है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा मुझे बताओ। फिर बोलते हैं ठीक है। तो आर्किमिडीज बोलते हैं कि मेरे पास जो है ना इस तरीके से जो है एक बीकर ले आइए, 3 बीकर ले आइए। तो बड़े बड़े जो है बीकर इनके पास लाया जाता है। फिर बोलते हैं कि वो जो क्राउन आपने जो बनवाया ना जिस ज्वेलर से, उस क्राउन को लेकर आइए। फिर वो क्राउन लेकर आते हैं। ठीक है। और क्राउन जो है आर्किमिडीज को दे देते हैं। अब आर्किमिडीज क्या करते हैं, इस पहले वाले जो है बीकर में डाल देते हैं इसको। ठीक है। और इस बीकर में जो है ना पानी जो है ना बिल्कुल ऊपर वाले लेवल तक जो है भरा हुआ रहता है। ठीक है। फिर क्या करते हैं, जितना इस क्राउन का जो है वॉल्यूम है ना उतना ही वॉल्यूम का जो है एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है। और ये जो क्यूब होता है वो प्योर गोल्ड का होता है। ठीक है। और तीसरे बीकर में क्या करते हैं, इतने ही वॉल्यूम का मतलब कि जितने का ये क्राउन है ना, जितने वॉल्यूम का क्राउन है उतने ही वॉल्यूम का जो है एक सिल्वर का क्यूब जो है इस पानी के अंदर डालते हैं। और ठीक है। और ये तीनों के तीनों बीकर सेम है, तीनों के तीनों बीकर में उतना ही पानी है और तीनों में जो है बीकर में जो पानी है ना बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। अब हमें पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, पानी को डिस्प्लेस करता है, निकालता है। तो यहाँ से क्या करेगा, पानी निकलेगा। सही बात है। तो यहाँ से जब पानी निकला, फिर यहाँ से भी पानी निकला। ठीक है। और यहाँ से भी जो है यहाँ पर पानी निकला। ठीक है। और इन तीनों जो पानी निकला ना उनको मेजर किया गया। देखो इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर पानी को मेजर किया गया ना उसी तरीके से जो यहाँ पर जो है पानी को मेजर किया गया। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन थी कि यहाँ पर जो पानी डिस्प्लेस किया हुआ ना वो यहाँ के पानी के डिस्प्लेस की का वॉल्यूम का जो है ज्यादा, मतलब कि यहाँ पर जो पानी डिस्प्लेस हुआ वो ज्यादा हुआ एज कम्पेयर टू यहाँ। बट अगर ये प्योर गोल्ड का बना था और उतना ही वॉल्यूम लिया गया है जितना कि ये लिया गया तो पानी तो सेम डिस्प्लेस होना चाहिए था ना, बट सेम तो डिस्प्लेस हुआ नहीं। तो मतलब कि यहाँ पर पकड़े गए कि जरूर इसमें जो है मिलावट की गई है। फिर इन्होंने जो है इसके साथ भी कंपैरिजन किया, इस क्राउन के साथ और इस सिल्वर ब्लॉक के साथ भी जो कंपैरिजन किया गया। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने पर क्या पता चला कि यहाँ पर जो वाटर डिस्प्लेस हुआ था वो इस क्राउन वाले में जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उससे ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये जो क्राउन है वो प्योर गोल्ड का तो नहीं बना है बट ये प्योर सिल्वर का भी नहीं बना हुआ है। तो फिर ये किससे मिलकर बना हुआ है? तो ये जो है ना सिल्वर, प्योर सिल्वर से नहीं बना हुआ। आपने जो गोल्ड दिया था उस गोल्ड, उस प्योर गोल्ड और उसके अंदर जो है सिल्वर मिक्स किया गया है। तो यहाँ पर जो है चोरी पकड़ी गई। मतलब कि अगर वो प्योर गोल्ड का बना हुआ होता तो यहाँ पर जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है, जितना वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस हुआ उतना ही वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस यहाँ पर भी होना चाहिए था। बट देखा क्या गया, यहाँ पर जो वाटर डिस्प्लेस किया गया वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू यहाँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है इम्प्योरिटीज ऐड की गई है। बट यहाँ पर जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया गया है वो यहाँ के ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वॉल्यूम अगर ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ पर कम, तो इसका मतलब है कि ये प्योर सिल्वर से भी नहीं मिलकर बना हुआ है। मीन्स इसमें सिल्वर भी ऐड किया गया है और प्योर गोल्ड भी ऐड किया गया और दोनों से मिक्स करके बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ज्वेलर जो है पकड़ा गया और इस तरीके से जो है चोरी पकड़ी गई। और पकड़ी गई तो इनको फिर सजा दिया गया और इस तरीके से जो आर्किमिडीज और महान हो गए। ठीक है। और इसी स्टोरी को जो है एनसीईआरटी ने भी जो है लिखा है। देखो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ आर्किमिडीज कौन थे। तो आर्किमिडीज ग्रीक के थे, ग्रीक के एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने जो है क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डिस्कवरी किया था। और इन्होंने जो है कब नोटिस किया था आर्किमिडीज की डिस्कवरी, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की जब डिस्कवरी हुई थी तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कब नोटिस किया था, जब
वाटर इन द बाथटब ओवरफ्लो व्हेन स्टेप इनटू इट। जब एक टाइम क्या कर रहे थे, ये नहा रहे थे और जैसे ही वो पानी के अंदर गए, स्टेप इनटू इट, स्टेप इनटू बाथटब, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि पानी जो है क्या हो गया, ओवरफ्लोड हो गया, पानी जो है ओवरफ्लो कर गया, पानी जो है बाथटब से बाहर निकल गया। ये देखो यहाँ पर जो बाथटब से जो है बाहर निकल गया, ठीक है, और बाथटब से बाहर निकल गया तो फिर इन्होंने जो है क्या कर दिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डिस्कवरी कर दी, ठीक है। इन्होंने जो एक प्रिंसिपल दिया, ही रेन थ्रू द स्ट्रीट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ही रेन थ्रू द स्ट्रीट शाउटिंग यूरेका यूरेका यूरेका, और यूरेका का मतलब है आई मीन, विच मीन आई हैव गॉट इट, मतलब कि मैंने पता लगा लिया है। दिस नॉलेज हेल्प्ड हिम टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड इन ए क्राउन मेड फॉर द किंग। क्राउन के गोल्ड की प्योरिटी को जो है डिटरमाइन करने में जो है इनको हेल्प किया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है ना। और ये जो थे सिर्फ इम्प्योरिटीज को डिटरमाइन ही नहीं किए, बल्कि उन्होंने बहुत सारा काम किया, जैसे कि ये जो है ज्योमेट्री के फील्ड में काम किया इन्होंने, मैकेनिक्स के फील्ड में काम किए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक बहुत अच्छे इन्वेंटर थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, फिजिस्ट थे, है ना। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो ज्योमेट्री और मैकेनिक्स में जो है काम किया, और इनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी, है ना, लीवर, पुली, व्हील्स एंड एक्सेल्स की जो अंडरस्टैंडिंग थी, नॉलेज थी, ये क्या किया, ग्रीक आर्मी को जो है रोमन आर्मी से जो है लड़ने में जो हेल्प किया। उस टाइम पर जो लड़ाई हो रहा था ग्रीक आर्मी का रोमन आर्मी के साथ, तो क्योंकि ये ग्रीक के थे तो ग्रीक को सपोर्ट करने के लिए जो इन्होंने जो बहुत ज़्यादा हेल्प भी किया था ग्रीक आर्मी की अपने दिमाग से, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो ये था हमारा आर्किमिडीज के बारे में, ठीक है। आपको स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, देखो रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट, किसी से कंपैरिजन करना। जैसे हमारा भी कंपैरिजन किया जाता है ना, कि वो लड़का जो है मेरे से ज़्यादा तेज है, मैं जो हूँ उस लड़के से ज़्यादा तेज हूँ। तो ये जो रिलेटिव है ना, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना, और यहाँ पर भी जो है हम कंपैरिजन ही करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी होता है उसी को हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी, मतलब कि वाटर से जो है कोई कितना डेंस है, वाटर से कोई चीज कितना डेंस है उसी को हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो सिंपल है ये। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होगी फिर, रिलेटिव डेंसिटी। भाई ये डेंसिटी है, डेंसिटी, तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, मैंने आपको बताया ना डेंसिटी की यूनिट, बताओ जरा। तो डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर भी होगा केजी मीटर पर क्यूब, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी हो तो केजी मीटर पर क्यूब, और यहाँ पर भी केजी मीटर पर क्यूब। तो केजी मीटर पर क्यूब से केजी मीटर पर क्यूब कट गया, तो यहाँ पर यूनिट क्या हो गया, तो इसकी यूनिट नहीं होती है, ये होता है एक यूनिट लेस क्वांटिटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रिलेटिव डेंसिटी की क्या होती है, तो अलग अलग वैल्यू दे देगा, मीटर दे देगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे देगा, है ना। आपको जो है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर इस तरीके से यूनिट दे देगा, और नीचे एक और ऑप्शन दे देगा यूनिट लेस। तो आपको किस पे टिक करना है, यूनिट लेस। यूनिट लेस क्यों होता है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगा तो इसकी यूनिट जो है खत्म हो जाएगी, मतलब कि ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, वाटर के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होता है उसी को हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और हर एक टॉपिक की फील आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ। मोर ओवर मैंने इस चैप्टर के पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, तो आप उसको जो है वहाँ से डाउनलोड कर लेना और चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय।